सदिश विद्युत क्षेत्र के साथ जो कोण है बना रहा है, अगर 0 अंश का कोण बना रहा है तो जो फाई है वो ईडीए निकल के आएगा। और ये सर ये मैक्सिमम है, अधिकतम मान है, कितना है अधिकतम मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो यदि क्षेत्रफल सदिश यदि हमें ये कहूं कि इसको हमने अगर हमने इस तरह से रख के ऐसा रखा, इस तरह से रखा तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो इसे हम इसको बता देते हैं। अब हमने इसको रखा इस तरीके से, रेखा सीधी है। अब हमने एक पृष्ठ रखा, मान लो इस तरीके से, ये हमने एक पृष्ठ रखा। अब ये पृष्ठ कितना रखा है बताओ, अब ये पृष्ठ रखा है हमने जिधर क्षेत्र रेखाएं थी उन रेखाओं से उन रेखाओं की दिशा में नहीं रखा, ये रेखाएं इधर जा रही हैं और हमने ऐसा रखा इस तरह से। अब आप समझ लीजिए इसका आयत क्षेत्रफल सदिश होगा किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, किधर होगा, ऊपर की ओर। तो इसको हम ये हो जाएगा कितना, डी ए वेक्टर। और इधर क्षेत्रफल जो ये दिशा है विद्युत क्षेत्र की किधर है, वो इस तरफ है, ई वेक्टर। इस टाइम अगर हम विद्युत क्षेत्र का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो क्या होगा भाई, इसमें कितना कोण बन रहा है, 90 का, कितना कोण बन रहा है, 90 का। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए cos थीटा, सीधा लिख देते हैं cos थीटा का मान, cos थीटा का मान कितना है 90, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई डी ए cos 90। और cos 90 अगर होगा तो फाई ई का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अर्थात अगर हम ऐसे इस तरीके से रखेंगे क्षेत्रफल जो पृष्ठ है उस पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रख के समांतर रख देंगे। कैसा रख देंगे, समांतर। देखो इसके समांतर रखा हुआ है तो जो फाई होगा वो 0 होगा, ये मिनिमम है। कैसा मान है, मिनिमम मान है। ठीक है, और यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर हम पृष्ठ को इसके लंबवत रखेंगे तो अधिकतम होगा। देखो समझो कैसे, अब आप ये समझो, मान लो ये क्षेत्र रेखा जा रही है, एक ये जा रही है, ये जा रही है, मान लो एक और ये जा रही है, ये क्षेत्र रेखा है। ठीक है, इस तरीके से समझ रहे हैं आप आसानी से। और इसमें यदि कोई एक पृष्ठ रखा जाए, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ को हम इस तरीके से रख दें तो बताओ एक भी क्षेत्र रेखा इसमें से होकर जाएगी, कोई भी क्षेत्र रेखा इसमें से होकर जाएगी भाई, ये क्षेत्र रेखा इधर, ये इधर जा रहा है। ठीक है, और ये हमने इसमें पृष्ठ रख दिया, क्षेत्र रेखा तो कोई इसमें गई गुजरी नहीं। तो जब कोई क्षेत्र रेखा नहीं गुजरी तो हमने क्या बताया, विद्युत क्षेत्र जो फ्लक्स है वो क्या है, क्षेत्र रेखा की संख्या ही तो फ्लक्स है। जब कोई क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी तो फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। अब हम ये कहें कि क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ये क्षेत्र रेखा इधर जा रही है और इसको हमने रख दिया इस तरीके से इनके लंब। अब बताओ तीनों क्षेत्र रेखाएं इसमें से गुजरेंगी कि नहीं गुजरेंगी, बिल्कुल गुजरेंगी। और जब क्षेत्र रेखाएं जब सभी गुजरेंगी तो फ्लक्स कैसा होगा, अधिकतम होगा। और जब क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल नहीं गुजरेंगी तो फ्लक्स न्यूनतम होगा। समझ में आया, जब क्षेत्र रेखाएं सभी जितनी ज्यादा गुजरेंगी तो फ्लक्स उतना ही अधिक होगा, क्षेत्र रेखाएं कम गुजरेंगी फ्लक्स उतना ही कम होगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसमें बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, बहुत ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं, वो क्या है, वो ये है, प्रश्न दिया एक प्रश्न दिया कि किसी विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा है। समझो आप क्या कहा, कोई एक विद्युत क्षेत्र है, मान लो ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र है और ए क्षेत्र पर है उसका डी क्षेत्र, डी कितना, डी। अब ये क्षेत्र पर है और हम सदिश निकाल लें तो डी हो जाएगा। जब ये क्षेत्र पर है, उसने कहा कि ये पृष्ठ जो है ये क्षेत्र पर वाला पृष्ठ वो इस विद्युत क्षेत्र से थीटा का 30 अंश के कोण पर रखा है। कितने अंश के कोण पर रखा है, 30 अंश के कोण पर। तो हमें क्या करना है, हमें फ्लक्स ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं फाई ई बराबर होता है ई डी ए cos थीटा, ई डी ए cos थीटा। ए कह दो डी ए कह दो, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम क्या करोगे, फाई ई बराबर सीधे से सूत्र लगा दोगे, ई का मान लगा दोगे, ई का मान ई है, डी ए का मान डी ए, cos थीटा मतलब cos 30 कर दोगे और आप निकाल दोगे। लेकिन ये आपका मान गलत हो जाएगा।
कैसे, वो हम आपको समझाते हैं। यही आपको ध्यान देने वाली बात है। जैसे हम इसने क्या कहा कि जो वैद्युत क्षेत्र है और जो आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है और ये तो ये दिशा होगी इसकी, ई वेक्टर। अब उसने कहा इसमें कोई पृष्ठ रखा है, ये मान लो पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, आपको पृष्ठ दिखा के रखते हैं, और ये इसकी दिशा से 30 अंश के कोण पर रखा है। कितने अंश कोण पर रखा है? ये तो इसके 0 अंश हो गए, बढ़ाएंगे ये 30 अंश हो गया। कितना हो गया? 30 अंश हो गया। समझ में आया? अगर ये 30 अंश हो गया, ठीक है, हमने ये पृष्ठ इस तरीके से रख दिया, इस तरीके से। क्लियर? ये पृष्ठ हमने रख दिया इस तरीके से। अब हमें आप ये बताओ कि ये जो मान लो क्षेत्र का है, ये जो कोण पड़ रहा है, ये कोण है, ये 30 अंश का। कितने अंश का? 30 अंश का कोण। अब हम यहाँ फ्लक्स यदि ज्ञात करते हैं, तो फ्लक्स ज्ञात करते हैं तो हमने क्या बताया था कि हमें जो कोण देखना है, जो थीटा देखना है, यहाँ सूत्र में फाई बराबर ईडीए cos थीटा जो है, ईडीए cos थीटा, ये जो थीटा है वो किस किस के बीच में होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो, ये जो थीटा है ये किस किस के बीच में होना चाहिए? जो थीटा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा तथा क्षेत्रफल सदिश की दिशा के बीच। किस किस के बीच? वैद्युत क्षेत्र की दिशा तथा क्षेत्रफल सदिश की दिशा के बीच का कोण यहाँ आता है। और ये कोण तो सतह के बीच है। इस सतह के, जिसका सतह का क्षेत्रफल a है, वो जो पृष्ठ है उस पृष्ठ के और इस दिशा के वैद्युत क्षेत्र दिशा के बीच कोण है। अब हम क्या करेंगे? हम इसका सबसे पहले ज्ञात करेंगे क्या? सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल सदिश कितना है। तो आप बताओ, अब ये पृष्ठ रखा है और इस पृष्ठ के लंबवत क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करेंगे तो लंबवत किधर होगा? इधर होगा, नीचे की ओर होगा कि नहीं होगा? भाई लंबवत किधर होगा? नीचे की ओर होगा। तो लंबवत ज्ञात करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, अगर इसके तो ये इस तरीके से बन के यही तो आएगा भाई, ये 30 अंश का कोण है। अगर इसका क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करेंगे तो ये नीचे आएगा। तो ये कोण 30 अंश का था और ये पूरा कोण 90 अंश का है। पूरा कितना है? 90 अंश का। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो पृष्ठ के लंबवत होता है। तो अब ये जो बचा कोण है ये कितना होगा? तो ये जो कोण है वो 60 अंश होगा। कितना होगा? 60 अंश। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर ये ध्यान दिया आपने तो आपका फ्लक्स का मान कभी भी गलत नहीं आएगा। तो अब हम यहाँ आते हैं, तो हमने जो वैल्यू निकालनी है फाई बराबर तो क्या है? ई डी ए cos थीटा। तो फाई बराबर होगा ई का मान ई है, डी ए का मान डी ए, cos थीटा का मान कितना लगाएंगे? तो हमने आपको बताया थीटा का मान कहाँ क्या देखना है? ई की वैल्यू देखनी है, ई की दिशा किधर है और डी ए की दिशा किधर, उन दोनों के बीच। तो ई की दिशा ये रही, डी ए की दिशा ये, डी ए की दिशा है, डी ए वेक्टर है, ये ई वेक्टर है। इनके मध्य कोण कितना है? 60 अंश। तो यहाँ वैल्यू लगाएंगे cos 60। तो फाई बराबर कर दिया जाएगा ई डी ए cos 60। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। ठीक है, और देखो आगे, अब देखो तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक और विभव सूत्र को हमने पाया है एक अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जो होता है, मात्रक क्या होगा? तो देखो हम जानते हैं फाई बराबर होता क्या है? ईडी। क्या होता है? ईडी। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? विद्युत का मतलब होता है न्यूटन प्रति कूलम इनटू ये क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। या इसको वोल्ट में लिखना चाहें तो इसका एक और मात्रक बन जाएगा, आप लिखना चाहो तो लिख दो, क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट इनटू मीटर, वोल्ट प्रति नहीं होगा, वोल्ट मीटर। अब हम इसके विभव सूत्र की बात करें, इसका जो विभव सूत्र है, विभव सूत्र होगा, इसका विभव सूत्र याद करोगे तो ये हो जाएगा ml 3 ml, तो कर दो यार। देखो इसका सूत्र क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। तो देखो न्यूटन आगे, न्यूटन किसका मतलब है? बल का। बल की कितनी होती है? ml (2) इनटू मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा
2/c कूलाम, इसकी क्या हो जाएगा ये टी कितनी होती है ए टी, तो ज्ञात करेंगे क्या हो जाएगा, देखो m l और l2 क्या हो जाएगा m l3 और t -2 है, एक ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा t -3 और ये एक ऊपर जाएगा तो होगा a -1, तो m l3 t -3 a -1 ये निकल के आएगी आपकी विमा। अब देखो तो अब हम बात करते हैं गॉस प्रमेय की। किसकी बात करते हैं, गाउस की प्रमेय, गाउस की प्रमेय। तो देखो गाउस ने क्या बताया था, गाउस की प्रमेय क्या है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो गाउस ने यह बताया था कि यदि कोई आवेश है, यदि कोई आवेश है, मान लो ये Q आवेश है, तो अगर हमने ये कोई एक पृष्ठ लिया, एक सतह ली कोई, और किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε गुना होता है। देखो आवेश गॉस ने क्या बताया था, फिर समझिए आप, गॉस ने एक प्रमेय दी, गॉस ने यह बताया कि यदि किसी पृष्ठ से कोई फ्लक्स गुजर रहा है, किसी पृष्ठ से कोई फ्लक्स गुजर रहा है फाई, तो वह फ्लक्स उस आवेश, उस पृष्ठ के अंदर जो आवेश है, उस पृष्ठ के अंदर जो आवेश है, उस आवेश का 1/ε गुना होता है। कितना होता है, 1/ε गुना होता है। फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। समझो बात को, क्या बताया था, गाउस ने ये कहा था यदि कोई पृष्ठ है और उस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है, तो उस पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकल रहा है, वो निकलने वाला फ्लक्स जो है वो उस आवेश के, उसके अंदर जो आवेश है, बाहर कोई आवेश है उससे कोई मतलब नहीं, उसके अंदर जो आवेश है उस आवेश का 1/ε गुना होता है, या कहते हैं ε भाग होता है। ठीक है, तो जो अब देखो इसका सूत्र क्या होगा, तो फाई बराबर हम पहले से जानते हैं क्या होता है, EDA cos थीटा। फाई बराबर EDA cos थीटा होता है, EDA cos थीटा समाकलन कर देंगे तो पूरे का मान निकल के आ जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। ये है आपकी गॉस की प्रमेय। क्या है, ये है गॉस की प्रमेय। अब देखो, अब हम बात करें कि ये क्या है, तो देखो कोई आवेश था, इसके चारों ओर एक हमने एक पृष्ठ मान लिया था, एक बंद पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ, बंद पृष्ठ, और ये मान लिया था एक काल्पनिक है। कैसा है, एक काल्पनिक, कैसा है, ऐसा काल्पनिक बंद पृष्ठ जो हमने माना है, इसको हम बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं, गाउसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं, गाउसियन पृष्ठ। समझ रहे हो, यदि कोई आवेश है, उस आवेश के चारों ओर का एक पृष्ठ हमने एक बंद पृष्ठ मान लिया है, तो उस पृष्ठ को हम कहते हैं गाउसियन पृष्ठ, और उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस आवेश के 1/ε गुना होता है। कितना होता है, 1/ε गुना होता है, अर्थात पाई बराबर Q/ε0 होता है। कितना होता है, पाई बराबर Q/ε0। अब ये ε0 क्या है, ये तो आप जानते हैं, ε0 क्या है, विद्युतशीलता है। क्या है, विद्युतशीलता, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ε0 क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक है, तो ये है गॉस की प्रमेय। अर्थात गॉस ने बताया था किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो गॉस की प्रमेय है, या गॉस का जो नियम है, इससे गॉस के नियम से, गॉस का जो नियम है वो कूलाम के नियम के द्वारा सिद्ध करें, या सत्यापन। कूलाम के नियम से गॉस के प्रमेय का सत्यापन, कूलाम के नियम से गॉस की प्रमेय का सत्यापन। तो देखो इसके लिए हम क्या करें, तो देखो गॉस की प्रमेय से, वो कूलाम के नियम से गॉस की प्रमेय का सत्यापन।
हाँ, तो देखो कूलाम के नियम से गॉस प्रमेय की उत्पत्ति। अब हम यह बात करते हैं, कोई एक ऐसा पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल s है, ऐसा बंद पृष्ठ, कैसा पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल s है, और इसके अंदर कोई एक आवेश रखा है q। कौन सा आवेश रखा है, q, और इस आवेश ने इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये E वेक्टर है, और इस बिंदु से इस इतने छोटे से क्षेत्रफल की दूरी जो है वो r है, और इस क्षेत्रफल से हमने इस क्षेत्रफल सदिश निकाला वो है ds वेक्टर। तो क्षेत्रफल सदिश और इस वैद्युत क्षेत्र के बीच कोण बन रहा है वो कितना है, थीटा है। देखो आप समझ लीजिए, एक कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल s है, वो बंद पृष्ठ है, तो हमने क्या माना कि ये छोटे छोटे ds, छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है पूरा पृष्ठ। कितने से, एक छोटे छोटे ds क्षेत्रफल के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है ये पूरा पृष्ठ, ठीक है। तो हमने एक छोटा सा, उसमें से एक छोटा सा पार्ट ले लिया, छोटा भाग ले लिया ds भाग, कितना ले लिया, ds, इस क्षेत्रफल को लिया हमने, कितना क्षेत्रफल है, ds, और इस क्षेत्रफल से हमने देखा, तो क्षेत्रफल से ये देखो ये त्रिज्या पर में, ये केंद्र पर नहीं है, ये आवेश कहीं दूसरी जगह रखा हुआ है, तो हमने देखा कि तो जो क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र इनके बीच जो कोण बन रहा है वो है थीटा, ठीक है। अब देखो फिर समझ लो इस चीज को कि ये जो ds हमने बताया ये क्या है, हमने कहा ये s तो क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का एक अल्पांश ले रहे हैं, एक छोटा भाग ले रहे हैं, तो जो भाग है उस भाग का क्षेत्रफल ds है, और वहां से हमने ज्ञात करना है इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र E का मान कितना है, तो E बराबर 1/4πε0 × Q/r²। आप जानते हो विद्युत क्षेत्र तो जानते हो, पहले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, E बराबर 1/4πε0 × Q/r²। तो E बराबर 1/4πε0 × Q/r²। हमें अगर फाई ज्ञात करना है, फाई, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, E d, जानते हो। तो देखो फाई E बराबर, E का मान क्या है, 1/4πε0 × Q/r²। dA का मान क्या है, ds, तो ds इंटू आप ये देखो क्या हो रहा है, cos थीटा, साथ में क्या हो जाएगा, cos थीटा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में जो थीटा बन रहा है वो कितना है, वो कोण बन रहा है वो थीटा है। तो ठीक है भाई, q बराबर 1/4πε0 × Q/r², और ये जो dA का मान है वो लगा दिया ds cos थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। ये बहुत ही अल्प के लिए था, अल्पांश के लिए था, तो d फाई लगा देंगे, d फाई लगा देंगे, तो d फाई बराबर 1/4πε0 × Q d cos थीटा बटे r²। अब आपको ds cos थीटा बटे r²। अब आपको हमने बताया था घन कोण ओमेगा का मान, ओमेगा ध्यान हो आपको, ओमेगा बराबर हमने क्या बताया था, ds cos थीटा बटे r²। ध्यान है, अगर ध्यान नहीं है तो आप पीछे पिछली वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्षेत्रफल है हमने s माना, s आएगा, आप ये मानेंगे, आगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो d फाई बराबर क्या हो जाएगा, d फाई बराबर हो गया 1/4πε0 × Q, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो अगर ds है तो d ओमेगा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, d ओमेगा, क्या आ जाएगा, d ओमेगा। तो देखो इसको हम यहाँ रखते हैं, d फाई बराबर Q/4πε0 × d ओमेगा। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करते हैं कि ये जो फ्लक्स निकल के आया है ये एक छोटे से अल्पांश के लिए निकल के आया है। अब हम यदि पूरे अल्पांश का ज्ञात, पूरे पृष्ठ का ज्ञात करना चाहें,
एक छोटे से अल्पांश का हमें पता हो और पूरे पृष्ठ का ज्ञात करना चाहें तो हमने आपको बताया है सबसे सरल विधि, आप इसका समाकलन कर दीजिए। तो हम इसका समाकलन करते हैं तो ये हो जाएगा 1 समाकलन ऑफ डी फाई बराबर समाकलन ऑफ q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब देखो तो ये हो जाएगा 1 समाकलन ऑफ डी फाई बराबर ये हो जाएगा देखो आवेश निश्चित है तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये तो पहले से ही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकाल कर इनटू ये अब बचा 1 समाकलन ऑफ डी ओमेगा। अब 1 समाकलन ऑफ डी ओमेगा का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होता है हमें पता है, हम जानते हैं। तो ये हो जाएगा 1 समाकलन ऑफ डी फाई। अब इसका हम समाकलन ले लें तो ये क्या आ जाएगा फाई, क्या आएगा फाई ई बराबर इसका हम ज्ञात करेंगे देखो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका मान होता है 4 पाई, कितना होता है 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो मान निकल के आया फाई ई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या निकल के आया फाई ई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, यही गॉस की प्रमेय है। क्या है, यही गॉस की प्रमेय। यहाँ आप ये चीज देख लो कि ये कैसे हो गया। तो देखो आपने 11th में पढ़ा होगा किसी भी संख्या का भी जैसे dx है उसका समाकलन ज्ञात करते हैं तो x हो जाता है। क्या हो जाता है x, अब प्लस समाकलन दोनों कैंसिल x हो जाता है। तो ऐसे ही समाकलन ऑफ d फाई, तो d फाई समाकलन अवकलन खत्म हो गया, d बचेगा, क्या फाई बचेगा, क्या बचेगा फाई, ठीक है। और समाकलन ऑफ d ओमेगा का मान 4 पाई होता है। हम आपको निकाल के वजह से कर चुके, सबसे पहले हमने यही आपको दिखाया समझाया था क्योंकि हमें पता था कि आप आज बाद में आपको कोई समस्या ना हो, ठीक है। तो फाई बराबर हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, यही गॉस की प्रमेय, यही गाउस की प्रमेय। क्या है ये, गाउस प्रमेय। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम था, कूलाम के नियम से हमने गॉस की प्रमेय को भी सिद्ध कर दिया। अब देखो यदि ये निर्वात या वायु की जगह किसी दूसरे माध्यम में रखा हुआ हो तो क्या होगा, तो फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन फिर और आ जाएगा, क्या आ जाएगा परावर्तकांक आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, परावर्तकांक आ जाएगा, ठीक है। बाकी यही रहेगा सेम। तो आशा करते हैं आपको ये चीज अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर समझ आती है तो ठोको लाइक कमेंट और शेयर और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको ये सेशन। अगर सही लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और यदि कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, जिससे हमें बताइए तो हम उन चीज़ों को अगले वीडियो में सुधार के आपको बताएंगे, ठीक है। आशा करता हूँ चीज़ें आपको बहुत अच्छी से समझ में आ रही। देखो आप फिजिक्स को रिवीजन करते रहिए, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगेगी। वीडियो को लेट आ रहा है तो उस टाइम पे आप उसी पुराने वाली वीडियो को दोहराइए, जिससे वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग घर पे अच्छे से स्वस्थ होंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।